नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर। स्वागत है आपका। टी20 चैंपियनशिप अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही एक टी20 मैच हो गया कि पाकिस्तान की टीम आएगी नहीं आएगी। लास्ट मोमेंट तक एकदम क्लाइमैक्स बना हुआ था। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जो पाकिस्तान को गारंटी चाहिए थी आखिरी दिन आपने दी, पहले दिन क्यों नहीं दे दी? अगर कोई पिक्चर की रिलीज होती तो उससे पहले आप कहते किसी ने कंट्रोवर्सी खड़ी की है ताकि टीआरपी या बाकी सब उसकी पब्लिसिटी हो सके, लेकिन क्रिकेट को पब्लिसिटी की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि 3 महीने तक हिमाचल के मुख्यमंत्री लगातार अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहे और ये मौका पाकिस्तान को दे दिया कि एक बार भारत की ओर वो इशारा करके कह सकते कि भारत सुरक्षित नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। ये केवल हिमाचल का नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान हुआ, छवि खराब हुई है और अंत तक यही लगता रहा कि पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स का, क्रिकेट फैंस का और कुल मिलाकर क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नहीं तो जो पाकिस्तान को गारंटी चाहिए थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से, आखिरी दिन हमने दी, वो गारंटी देते देते इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, सॉवरेन गारंटी हर देश के नागरिकों के लिए जो भारत आते हैं, 26 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अकेली एक टीम को अलग से गारंटी क्यों? अगर बाकी टीम्स उस तरह से आ सकती हैं तो पाकिस्तान अलग क्यों? वो भी बाकी देशों की तरह है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसको राजनीतिक रूप दिया गया जो नहीं देना चाहिए। क्या ये बात सही है कि चूंकि पाकिस्तान नानुकूल कर रहा था और कोई क्लैरिटी थी नहीं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे या नहीं, ऐसे में बीसीसीआई ने एक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी तैयार, जिसके तहत आप किसी और टीम को आमंत्रित करते, थर्ड क्वालिफायर कोई बनाते? आप कहां से खबरें निकालते? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, जब पाकिस्तान नहीं आता तो टूर्नामेंट तो होना था, तो निश्चित तौर पर उस टीम की जगह को कोई भर सकता था और कहीं ना कहीं आईसीसी को, बीसीसीआई को उस तरह से सोचना था कि अगर पाकिस्तान ना आए तो क्या होगा, क्या वो मैचेस रद्द होंगे, क्या वो खेले जाएंगे। लेकिन सबका पहला प्रयास ये था कि पाकिस्तान आए और इस टूर्नामेंट में खेले। आप पर अनुराग ये आरोप लगा कि चूंकि आप धर्मशाला से आते हैं, आपका वो चुनाव क्षेत्र है, एक दिन आप उम्मीद करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री बने, इस वजह से आपने धर्मशाला में जबरदस्ती करके मैच कराया, क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है, महज 20,000 लोग आ सकते हैं। शहर में होटल की व्यवस्था उस तरीके से नहीं है जैसे कि कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में। लेकिन फिर भी चूंकि आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, आपकी ये जिद थी कि मैच तो मेरे होम टाउन में होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पे खेलता था, मेरा स्टेडियम है, मैच वहां पे होना चाहिए। क्या ये एटीट्यूड गलत नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है आरोप सिरे से नकारना चाहता हूँ। धर्मशाला मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं, लेकिन मेरे राज्य में है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है, जो केवल एक पहाड़ था जहाँ पर नाला बहता था, आज दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम हमने मात्र 50 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर बनाया और दुनिया के हर प्लेयर ने आकर वहाँ पर कहा है कि इससे खूबसूरत मैदान कोई नहीं। अगर वो है तो दुनिया के लोग वहाँ पर आना चाहते हैं। अगर वहाँ पर 22,000 की क्षमता है तो 2.5 लाख तो ऑनलाइन टिकट की डिमांड थी और ऑन ग्राउंड इससे कई गुना ज़्यादा थी। आप देखिए तो जितने होटल्स 20,000 लोगों को ठहराने के लिए चाहिए, हालांकि सारे 20,000 बाहर से नहीं आते, उससे ज़्यादा धर्मशाला में है, उसके आसपास हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन उस पर राजनीति की गई। जीएल बत्रा हैं, विक्रम बत्रा, कैप्टन, परमवीर चक्र विजेता, उनके पिता, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से तो क्रिकेट होना ही नहीं चाहिए। और ये बात जब आप विपक्ष में बैठे थे अनुराग, मुझे याद है कि आप डंके की चोट पे कहा करते थे कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवादियों की टीम हिंदुस्तान आती रहेगी तब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। निश्चित तौर पर हम इस काबिल हैं कि उन आतंकवादियों को भी मार गिराएं और पाकिस्तान के हर मंसूबे जो उस तरह से हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते हैं उनको मार गिराएं। और हम ये क्षमता भी रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम को मैदान में भी हरा दें। लेकिन बायलैटरल सीरीज़ और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट दोनों अलग अलग हैं। विश्व कप में कई टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज़ में तो केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान खेलता है। और मुझ पर मैंने पहले भी कहा कि जब तक पाकिस्तान की हरकतों में सुधार नहीं होता तब तक हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए। सचिव होते हुए भी हमने उस समय नहीं खेला, हमारा निर्णय। आप तो कोशिश कर रहे थे, अरे आपकी तो पूरी ताकत थी, मुझे याद है कि पाकिस्तान की टीम आ जाए। देखिए, जब तक भारत सरकार उस पर आपको अनुमति नहीं देती, सरकार ने अनुमति नहीं दी, आप तो अभी कह रहे हैं कि नहीं चाहते थे टीम आना, आप तो बार बार कह रहे हैं सबसे बड़े हिमायती आप थे कि टीम आ जाए। देखिए, वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट विश्व कप है। नहीं, बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं, पिछले साल जो दिसंबर में होनी थी। अगर T20 की बात, इसकी सीरीज की बात की जाए, जो हमारे पूर्व के पदाधिकारी हैं, जो आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव के समय जो एक कमिटमेंट ऑन पेपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करके गए हैं, तो सरकार एक चले जाती तो कम से कम दूसरी सरकार को आके वो निर्णय, वो सब तो निभाने पड़ते हैं। नहीं ना, अभी आप आतंकवाद की बात कर रहे थे, अब आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, बदल गया, आप सीधी बात में टेढ़ी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आपको स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि वो क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो आपकी पिछली गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो तय करके गया था कि आपको ये सीरीज खेलनी है। अच्छा, ये बताएं कि ये T20 चैंपियनशिप बहुत अहम है। भारत इस वक्त फॉर्म में है, हालांकि साउथ अफ्रीका से तो हम लोग वार्म अप मैच में हार गए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये अच्छा मौका है। लेकिन हकीकत ये भी है कि होम सीरीज कोई जीता नहीं है, जिसके भी देश में होता है मुकाबला वो कभी T20 चैंपियनशिप जीता नहीं है। आपको लगता है कि ज़्यादा ही उम्मीदें बन गई हैं लोगों की, प्रेशर बढ़ रहा है खिलाड़ियों पर? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और धोनी 2007, 2011, 2015 और आप देखिए लगातार टेस्ट ODI में वो लगातार अच्छा करते चले गए। हमारा परफॉर्मेंस सदा अच्छा रहा धोनी के नेतृत्व में और एक अच्छी टीम, और जिसमें कई बार ये प्रश्न उठे कि आशीष नेहरा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इनका टीम में वापस आना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छा दिख रहा है कि कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे को समझते हैं। और कहाँ पर जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है वहाँ पर बहुत एक चैलेंज आता था कि क्या होगा, लेकिन अब युवराज के और धोनी के होने से एक वहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप भारत में एक क्रिकेट में एक ईरा का भी एंड होगा? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि MS धोनी रिटायर हो जाए या कप्तानी विराट कोहली को सौंपी जाए। क्या आपको लगता है कि ये उस नज़र से भी चैंपियनशिप बहुत अहम है? राहुल जी, 2007 में जब हम विश्व कप में हमारी हालत ख़राब रही, उससे पहले तो T20 के से पहले धोनी को कप्तान बनाया गया। किसी ने धोनी के बारे में सोचा नहीं था वो कप्तान बनता, लेकिन उसने भारत को विश्व कप जिताया। नया फॉर्मेट था, आज तक उसको कैप्टन कूल कहा जाता है। उसने टेस्ट क्रिकेट से एकदम संन्यास ले लिया, किसी को पता नहीं था, सीरीज के बीच में से ले लिया। अब धोनी किस मुकाम पर क्या कर जाए किसी को कोई पता नहीं, लेकिन हमारी ओर से, BCCI की ओर से कभी किसी को कोई निर्देश नहीं आता, ना सचिन को था ना किसी और को था। ये खिलाड़ी को स्वयं तय करना है कब करना है, या सेलेक्टर को तय करना है उसको रखना है नहीं रखना। लेकिन अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं सभी देश तैयारी करते हैं कि अगला 2019 का विश्व कप किसके नेतृत्व में होगा। तो आपको लग रहा है कि 2019 के विश्व कप पर नजर रखते हुए भारत को भी कप्तानी किसको देनी है, और ये देखना है कि क्या धोनी वहां तक खींच सकते हैं? ये सब सवालों पर जवाब ढूंढने की कोशिश इस चैंपियनशिप के बाद की जाएगी। मुझे लगता है आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको बदलाव करना भी होगा तो, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत आक्रामक बैट्समैन ही नहीं, बहुत आक्रामक कप्तान भी है, जो 100% से ज़्यादा देना चाहते हैं। और उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, टीम को साथ में लेकर चले हैं। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। धोनी जहां पर कैप्टन कूल है वहां पर ये अग्रेसिव है विराट, और खिलाड़ियों के साथ तालमेल बहुत अच्छा, एक एक से बात करना, वैसे उस तरह से नए खिलाड़ियों से बातचीत भी करना। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है? दिल्ली का लड़का बीच बीच में गाली गलौज भी कर देता है। लोगों को लगता है कि अगर हिंदुस्तान का कैप्टन है तो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के लिए आइकॉन भी है। युवा आक्रामक होना ही चाहिए, गाली गलौज और आक्रामकता के साथ साथ अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी आती है समय के साथ। दूसरा, आपने युवराज सिंह की तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि युवराज सिंह पर BCCI इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि अगर आप उनके रन बनाने की गति देखें तो जिस रफ्तार से, जिस लय से वो पहले रन बनाया करते थे, आज का वो युवराज सिंह नहीं है। देखिए, कमबैक करने के बाद उस तरह से मनोबल ऊंचा उठना थोड़ा समय लगता है। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अलग है बाकी खेल से। लेकिन राहुल जी, यहाँ पर देखिए कि अगर एक मैच में ऐसा माहौल था पाकिस्तान के खिलाफ कि आपको विकेट बचाकर केवल छोटा एक टोटल स्कोर अचीव करना था, लेकिन दूसरे मैच में उसने उतने ही कम बॉलों में उससे दुगने ज़्यादा रन बना दिए। तो मुझे लगता है परिस्थितियां कैसी हैं, इस पर एक अनुभवी खिलाड़ी की छाप युवराज सिंह ने छोड़ी है। कैंसर से लड़कर किस तरह वापस टीम में कमबैक करना बहुत बड़ी बात है, और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, पर क्यों नहीं मिलते हमें इस तरह के एकदम फास्ट टेरवे पेस बॉलर्स जो कि विपक्षी बैटिंग की हवा उड़ा दे? इस साल अप्रैल महीने के बाद BCCI 15 स्पिनर्स और 15 फास्ट बॉलर्स देश भर में से चुनकर खड़े करने वाली, और स्पेशल फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स उसके ऊपर ध्यान देंगे कि कुछ 15 साल से लेकर 21 साल तक के होंगे जो कुछ सीधे टीम में खेल पाए, और चंद ऐसे होंगे जिनको 3-4 वर्षों में ग्रूम करके भारतीय टीम में खेलने के लायक बनाया जाए। लोधा कमेटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आपने फॉलो करना है, लेकिन BCCI कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं फॉलो करेंगे। अरे, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लोधा कमेटी की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कीजिए। क्रिकेट में पारदर्शिता लाने की जरूरत है, क्रिकेट में ये जो भाई भतीजावाद है उसको खत्म करने की जरूरत है, जो नेक्सस है नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उसको खत्म करने की जरूरत है। क्यों परेशानी हो रही है? आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं लोधा कमेटी की रिपोर्ट? हमें 1% कोई परेशानी नहीं है,
और जो रिपोर्ट आई है हमने उसका स्वागत किया। आपने चैलेंज करने की बात की सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत कहाँ किया आपने उसका? स्वागत किया है कि सबसे बात करके, लेकिन बहुत सारे पहलुओं पर जो उस रिपोर्ट में कहे गए हैं उस पर बात भी नहीं कभी हुई, उस पर बात भी कभी नहीं हो रही। जज साहब ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट में कहा गया उसमें से बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई। और देखिए, कुल मिलाकर आप क्रिकेट का नुकसान नहीं कर सकते। क्रिकेट इतना लोकप्रिय है और बीसीसीआई ने अगर इतने वर्षों में अच्छा काम नहीं किया होता तो 1983 की विश्व कप विजेता को चंद लाख रुपए बीसीसीआई के पास नहीं थे, लेकिन आज 2016 में मैच फिक्सिंग भी हुई आईपीएल में, ये भी आप ही के राज में हुआ, मतलब बीसीसीआई के राज में हुआ। कई सारे और चीजें भी हुई, गड़बड़ हुई, जो कि आईसीसी और बीसीसीआई के राज में हो। तो आप ये ना कहिए कि बीसीसीआई ने बहुत शानदार काम किया है। सुप्रीम कोर्ट उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं चूंकि ये नेक्सस टूट रहा है नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स का, इस वजह से ये लोग करना नहीं चाह रहे। उसमें आप शामिल हैं। राहुल जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीसीसीआई की एजुकेशन पॉलिसी ने काम किया है, इसीलिए जाकर आज खिलाड़ी रिपोर्ट करते हैं कि उनको किसी ने अप्रोच किया। लगातार अगर कहीं पर कोई कमी आती है तो आप उसको सुधार करते हैं। किसी खिलाड़ी ने कोई गलत काम किया होगा तो आप पूरी संस्था को मैला नहीं कर सकते। आरटीआई के तहत क्यों नहीं आती बीसीसीआई? देखिए राहुल जी, ये ना मुझे तय करना है ना आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है। तो जिसको सरकार को तय करना है सरकार वो तय करे। और जहां तक आपने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स की बात कही, अगर वो देश चला सकते हैं तो खेल संस्था क्यों नहीं? पर जो फिक्स टर्म की बात की कि आपको एक टर्म मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन आप लोग चाहते हैं ना कि जिंदगी भर एकदम बैठ गए तो बस कुर्सी पे ही बैठे रहे एकदम। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं गलत इनपुट दी गई है। मेरे सन 2000 में मैं हिमाचल का अध्यक्ष बना। 2013 के पास जाकर मैं बीसीसीआई में जॉइंट सेक्रेटरी बना। 13 वर्षों तक मैंने कोई पोस्ट नहीं ली। क्यों? अपने राज्य में अच्छा करना चाहता था, सीखना चाहता था। जब बीसीसीआई में तो सिर्फ 3 साल के लिए जॉइंट सेक्रेटरी, 3 साल के लिए सेक्रेटरी, तो क्या है? नहीं, पर वो कह रहे हैं कि एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो अगली दफा नहीं बनना चाहिए, ये कह रहे हैं ना। मैंने कहा कि आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए, दोबारा आपको नहीं बनना चाहिए। सही बात है। मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ। देखिए, संस्थाएं कई ऐसी हैं जहां पर पहले लोग बड़े लंबे समय तक रहे। बीसीसीआई केवल एक ऐसा बोर्ड है जहां पर 2 टर्म से ज्यादा आप एक पोस्ट पर नहीं रह सकते। आप देखिए, केवल बीसीसीआई है, किसी और खेल संस्था ने आज तक ये नहीं किया। केवल क्रिकेट बोर्ड ने करके दिखाया कि 2 बार से ज्यादा आप एक पोस्ट पर नहीं। ठाकुर हमारे साथ हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि ब्लैक मनी के खिलाफ, कॉर्पोरेट करप्शन के खिलाफ बात करने वाली बीजेपी ने विजय माल्या को हिंदुस्तान से भागने क्यों दिया? देखिए, लोन किसके समय मिला? यूपीए के समय। भागा किसके समय? डिफॉल्टर कब हुआ? यूपीए के समय। किसकी नाकों के नीचे रिस्ट्रक्चरिंग कब हुई? यूपीए के समय, कांग्रेस के समय। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके समय क्वात्रोची भी देश को छोड़कर भागा। हैंडरसन जो भोपाल गैस कांड का आरोपी है वो देश को छोड़कर भागा। आपके वक्त विजय माल्या भाग गया, क्या फर्क है? और हमारी सरकार ने आकर लगातार प्रयास किया है कि जितने भी लोगों के एनपीए अकाउंट्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बैंक्रप्सी और सर, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी लॉ को नहीं लाना चाहती। ये कौन रोक रहा है बिल्स को? पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी रोक रही है। सर, किसकी नाक के नीचे विजय माल्या हिंदुस्तान को ठेंगा दिखाते हुए भाग गया लंदन में बैठ के मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है कि मेरे लिए हिंदुस्तान आने का वक्त ये ठीक नहीं है। कोत्रोकी भी यही बोलता था, उस वक्त की सरकार कुछ नहीं कर पाई, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे हिंदुस्तान का एक एक रुपया हिंदुस्तान के अंदर वापस आए, चाहे वो काला धन हो, चाहे यहाँ के आम जनता का। कैसे लाएंगे विजय माल्या को वापस? वो तो आना ही नहीं चाहते। कानून के अंतर्गत देखिए, जो भी होगा हर संभव वो कदम बैंक से उठाएंगे और हिंदुस्तान की एक एक पाई को वापस लाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो पूरा प्रकरण हुआ, उसको लेकर सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या बीजेपी राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को एक ढांचे में परिभाषित करने की कोशिश कर रही है कि ये है हमारी डेफिनेशन कि नेशनलिज्म क्या है, एंटी नेशनलिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह कौन है? क्या यह गलत नहीं है? आप मुझे एक परिभाषा राहुल जी बता दीजिए कि देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, एक अफजल मारोगे घर घर से अफजल लाएंगे। क्या ये भाषा, ये आप मानते हो देशभक्तों की भाषा है? जश्न मनाना चाहते सवाल का जवाब नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब लोगों ने नारे लगाए देश को तोड़ने की बात की, उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? उसी पर आ रहा हूं। अगर वही नेता जेल जाता तो जेल से निकलने के बाद कहता है भारत माता की जय, उसको कुछ दिनों की जेल ये सिखा देती है कि नहीं भैया देश के अंदर रहना होगा,
तो देश को तोड़ने की बात नहीं करनी होगी। जज ने ऑर्डर में भी साफ कहा है। क्या वजह यह है कि बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाने की अभी भी उम्मीद कर रही है? इस वजह से आपकी पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उन लड़कों को पकड़ के लाएं जो कि वाकई में मुख्य आरोपी हैं इस प्रकरण के। देश के नाम पर 100 सरकारें कुर्बान, तो क्यों नहीं पकड़ पाए अब तक? लेकिन उसको राजनीतिक रूप से जोड़ना गलत। सही लोगों को पकड़िए। डॉक्टर्ड वीडियो, फर्जी वीडियो, ऑडियो कहीं का, वीडियो कहीं का, उसके दम पर कहो कि ये देशद्रोही है, वो तो गलत है, आप भी मानेंगे इसको? देखिए, ऐसा नहीं है। मीडिया के ही कुछ वर्ग ने जो लगातार कई वर्षों तक मोदी जी को एक गलत चेहरा दिखाते रहे, आज वही लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं, उसका इंटरव्यू करके उसको एक बड़ा नेता बनाने का प्रयास करते हैं। आपने कोशिश की कि किसी तरीके से इशरत जहान में नई जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस था वो रद्द हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता वो लश्कर की सदस्य थी या नहीं थी, इसका फेक इनकाउंटर केस से कोई लेना देना नहीं। क्या ये झटका है बीजेपी के लिए? NIA ने, NSA ने, IB ने, रॉ ने और यहाँ तक कि लश्कर तैयबा ने खुद कहा कि वो पहली महिला आतंकी थी जो उनकी महिला जिहादी हुई। आप उसके बाद देखिए, सारी दुनिया ने मान लिया, डेविड कॉलमैन हेडली ने मान लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना, क्योंकि जो इशरत जहां पूरा नहीं कर पाई मोदी को खत्म करने का काम, वो कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया। राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर झूठे केस डालकर उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। ये एक राजनीतिक साजिश थी। तो क्या अंतर रहा? जो लक्ष्य लश्कर तैयबा का था वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का हो गया। इतनी हल्की राजनीति इस देश में होगी, मैंने सोचा नहीं था। कांग्रेस जो कभी कम्युनिस्ट के साथ खड़ी नहीं होती थी, ये कम्युनिस्ट आज़ादी से पहले भी इनका अलग स्वर था। 1962 के युद्ध में भी चीन की तरफ थे, लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगी, जब सारा देश कांग्रेस के खिलाफ था, तब ये कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ खड़े थे। चलिए अनुराग जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अनुराग ठाकुर से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।